हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर वंडरफुल चैनल साइंस विद संजय। और आज हम करेंगे क्लास 10 की साइंस और डिस्कस करेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कार्बन के बारे में कि कार्बन होता क्या है। तो देखिए, कार्बन को डिनोट करते हैं हम C से और इसका एटॉमिक नंबर होगा 6। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, या हम कह सकते हैं कि इसके पास 6 प्रोटॉन्स है। यही तो ये इसका एटॉमिक नंबर है। और अगर इसके एटॉमिक वेट की बात करें तो इसका डबल कर दीजिए 12, वो इसका एटॉमिक वेट होगा। अब हम देखते हैं कि जो कार्बन है वो कितना रिएक्टिव है, तो इसका पता कैसे लगाएंगे? तो वो पता लगेगा हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इसका। तो उसके लिए हम बनाते हैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर। ये है इसका न्यूक्लियस, जिसमें चार्ज कितना है? +6, यानी कि 6 प्रोटॉन्स है इसमें। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं कुछ इस प्रकार। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। और यही है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नोट करते हैं, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6। तो यही है इसका एटॉमिक नंबर। अब इसकी रिएक्टिविटी देखो, इसके बेसिस पर हम इसकी रिएक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कितना रिएक्टिव होगा। तो देखो, एक आइडियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? वो होगा 2 and 8। और यहाँ कितना है? 2 and 4, यानी कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तभी जाके ये आइडियल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने की कोशिश करेगा। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका मतलब क्या है? ये एक रिएक्टिव एलिमेंट, लिखो रिएक्टिव एलिमेंट। अगर रिएक्टिव है और दूसरे एटम से रिएक्ट करता है तो हमें देखना पड़ेगा कि ये हमारी अर्थ पर किस तरह एग्जिस्ट करता है। इसकी एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये अर्थ क्रस्ट में मिलता है हमें, अर्थ क्रस्ट मिनरल्स की फॉर्म में। इन मिनरल्स की फॉर्म में किस में मिलेगा? अर्थ क्रस्ट में। और वहाँ पर इसकी प्रेजेंस होगी सिर्फ 0.02%। और कौन कौन से मिनरल्स? वो हो सकते हैं कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कोल, पेट्रोलियम। और सिंपली अगर हम बात करें कि वो सारे के सारे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स जिनको हम बर्न कर सकते हैं, जिनको हम जला सकते हैं, वो सारे के सारे किससे मिलकर बने होंगे? कार्बन से। यहाँ तक कि हमारी खुद की बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, उसमें भी क्या है? कार्बन होता है। और अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर, तो उसमें भी ये 0.03% परसेंटेज में अवेलेबल है। और किस फॉर्म में होगा ये होगा CO2 की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो क्लियर है ये पॉइंट? तो ये है आपका कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लीजिए, और ये कैसे एग्जिस्ट करता है उसको नोट कर लेते हैं। तो अब अगर इसकी वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी तो वो होती है 4। वैलेंसी का क्या मतलब होता है? वैलेंसी का मीनिंग है कि कार्बन कितने अदर एटम के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। तो कार्बन 4 अदर एटम के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, 1, 2, 3 and 4। मान लेते हैं हम यहाँ पर हाइड्रोजन लिख देते हैं चारों पर। तो ये इसकी वैलेंसी है। इसकी वैलेंसी 4 है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, और इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। और इसकी वैलेंसी 4 ही क्यों होती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो अब हम बात करेंगे इसकी बॉन्डिंग के बारे में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो अब बात करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन, यानी कि कार्बन किस प्रकार के बॉन्ड से कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए, तो अब तक हमने एक प्रकार का बॉन्ड डिस्कस किया है, और वो कौन सा था? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड से हमने आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की थी 3rd चैप्टर में। याद है या भूल गए? तो देखो, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं।
एग्जाम्पल हम ले रहे हैं सोडियम का एंड क्लोरीन का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होगा 17। और अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो ये होगा 2, 8 एंड 1। क्लोरीन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 एंड 7। तो क्लियर है ये पॉइंट। एटॉमिक नंबर 11 सोडियम का और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, और ये इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि किस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, और इसको आइडियल कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करने के लिए, यानी कि आइडियल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन। आइडियल कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, वो होगा 2, 8 एंड 8, यानी कि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, और यहाँ होने कितने दिए थे 8, तो यानी कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यही है। या इसके पास एक चॉइस और है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर दे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या इस एक इलेक्ट्रॉन को भी लूज करते। ये इसके पास 2 चॉइसेस है। और इसी प्रकार क्लोरीन के पास भी 2 चॉइस है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है और होने कितने चाहिए थे 8, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या इन 7 इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर दें। तो अब आप बताओ कि कौन कौन सी चॉइस के लिए बेटर रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम के लिए। देखो सोडियम, तो सोडियम क्या करेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं यहाँ पर 2, 8 एंड 1, यही है। तो सोडियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना काफ़ी टफ टास्क है, ये ऐसा नहीं कर सकता। ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो देखो कैसे सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ये लूज कर दिया इसने, और इलेक्ट्रॉन लूज करते ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2 एंड 8। क्लियर पॉइंट। और उसके साथ ही सोडियम के ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, यानी कि ये एक आयन की फॉर्मेशन होगी। इसके साथ ही सोडियम था 2, 8 एंड 1, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज करते ही इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या, यहाँ ये आयन की फॉर्मेशन हो चुकी है, पॉजिटिव आयन, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया हमारे पास 2 एंड 8। अब अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो देखिए ये है क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, इन 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, या एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो इसके लिए जो सिंपल टास्क है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। देखो ये क्लोरीन है और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था 2, 8 एंड 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ये लो एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। और आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो देखते हैं इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। और गेन करते ही देखो 2, 8 एंड 8। क्लियर है ये पॉइंट। एक बार फिर देखिए, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 एंड 7, और इस आइडियल कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचने के लिए इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। वो एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, और इस इलेक्ट्रॉन को गेन करते ही इसके ऊपर चार्ज आया नेगेटिव चार्ज, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8 एंड 8। यानी कि अब इस सिचुएशन में एंड इस सिचुएशन में ये दोनों है जो इन्होंने आइडियल कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लिया। आइडियल कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, ये होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जो नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है ये। इसको भी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एक बार इतना ही देखिए। अब देखिए सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन कर लिया। तो यानी कि इनकी नीड सेटिस्फाई हो गई, तो जिसके कारण इनके बीच में बॉन्डिंग होगी। कैसे बॉन्डिंग होगी, देखिए ये है सोडियम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, और ये है क्लोरीन, इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, यानी कि लास्ट सेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। क्लियर है पॉइंट। तो अब देखिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा सोडियम, और इस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा,
ये क्लोरीन। कैसे? देखो, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जिसके कारण इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, और वहीं इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया क्लोरीन ने। ये क्लोरीन रहा 1 2 3 4 5 6 7, और ये है 8th इलेक्ट्रॉन सोडियम का जो इस क्लोरीन ने गेन किया है, जिसके कारण इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया? नेगेटिव। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, तो जिसके कारण क्या होगा? इनके बीच में होगा अट्रैक्शन फोर्स। क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स। और इसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, और उसी को हम कहेंगे आयनिक बॉन्डिंग। क्लियर पॉइंट? आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है? इन दोनों आयंस की, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जो आयंस हैं उनकी अट्रैक्शन फोर्स के कारण इनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग होगी, और इस तरह का जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं हम आयनिक कंपाउंड। ये हम डिस्कस कर चुके हैं सारे का सारा 3rd चैप्टर में कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसमें 2-3 पॉइंट आप और नोट करो। हमने इनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी आयनिक कंपाउंड्स की। तो क्या थी वो? इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। और ये इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे। किसमें? इन ए सॉल्यूशन, इन्हें वाटर सॉल्यूशन कह सकते हैं हम। जब भी इनको डिसॉल्व करेंगे हम किसी भी सॉल्यूशन में, तो ये आयंस की फॉर्मेशन करेंगे, जिसके कारण ये क्या होंगे? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इन सॉलिड स्टेट ये क्या होंगे? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है ये पॉइंट? ये सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में। और अगर हम बात करें कार्बन के कंपाउंड्स की, मैं लिख देता हूं यहां पर कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। और बात करें अगर इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, कार्बन कंपाउंड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग नहीं होगी, किसी अदर टाइप का बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, किस प्रकार की बॉन्डिंग करेंगे ये, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, इसको भी डिस्कस करना जरूरी था ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए आयनिक कंपाउंड्स के बीच में और कार्बन कंपाउंड्स के बीच में। तो चलिए अब हम बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। तो अब देखते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग किस प्रकार की होती है। तो इसके लिए सबसे पहले लिखते हैं इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा? 6। और अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो क्या होगा? 2 and 4, यानी कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आइडियल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो वो क्या होगा? 2 and 8, यानी कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फर्स्ट सेल ओके, लेकिन सेकंड सेल में क्या है? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि 8 तक पहुंचने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। तो लिख दो यहां पर, यानी कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। सेकंड ऑप्शन भी है इसके पास कि इन चारों के चारों इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर दे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो ये क्या करेगा? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं कार्बन की। देखो ये है इसका न्यूक्लियस, और इसके न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव चार्ज, कितने? 6 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स। और इसके चारों ओर सेल्स है, कितने सेल्स हैं? 2। और फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 2 3 and 4। क्लियर है पॉइंट? तो अब देखिए इन दोनों सिचुएशंस को बारी बारी से इसके ऊपर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या करती है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड कर देते हैं हम, 1 2 3 and 4। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 and 8 यही है। लेकिन अब देखो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10। और यहां पर पॉजिटिव चार्ज कितना है? 6। तो क्या ये एटम स्टेबल होगा? मैं कहता हूं कि ये एटम स्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके पीछे क्या रीजन है?
क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। इनको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करके रखेगा, जिससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके अट्रैक्शन फोर्स में इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अब क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ गई प्रोटॉन्स के मुकाबले, जिसके कारण ये जो प्रोटॉन है ये इनको हैंडल नहीं कर सकेंगे और ये जो एटम है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इतने इसके साथ नहीं रह सकते, इसमें से कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे और लूज हो गए तो ये आइडियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सिचुएशन इसके ऊपर लागू नहीं होती। ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन भी कर लेगा तो इस प्रोटॉन के लिए, इस न्यूक्लियस के लिए इनको हैंडल करना, इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही तो इसको हैंडल करता है और अब इनकी क्वांटिटी कम होगी तो जिसके कारण क्या होगा, फोर्स क्या होगा, कम होगा। जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। ये अब भारी पड़ गई और ये क्या है, संख्या में कम है, तो इसके कारण ये स्टेबल नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन इसमें से इजीली लूज हो जाएंगे। तो ये है फर्स्ट सिचुएशन। अगर हम बात करें सेकंड सिचुएशन की तो उसको भी देख लेते हैं। ये है न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल। तो अब देखो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो अब क्या कहती है सेकंड सिचुएशन, ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? देखो अब इसके ऊपर चार्ज कितना है, +6। ये +6 चार्ज क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को बाय अट्रैक्शन फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। यही है, यही हमने इसमें डिस्कस किया था। तो अब क्या होगा, सपोज कर लेते हैं कि हम इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। तो इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। और उस फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। चलो मान लेते हैं इसको हमने यहाँ से लूज कर दिया। अब हम बात करते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन की। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स है और 6 प्रोटॉन्स है। तो क्या ये 6 इसको यहाँ से बाहर निकलने देंगे? नहीं निकलने देंगे। इसको यहाँ से लूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी, और मोर एनर्जी चाहिए। हम ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको यहाँ से लूज करने के लिए, और वो एनर्जी हमारे पास होगी नहीं। तो ये सिचुएशन भी यहाँ पर फेल होती है। और इन सिचुएशंस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो कार्बन है वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता। तो इसी कारण वो आयनिक बॉन्डिंग भी नहीं कर सकता। जो कार्बन है वो आयनिक बॉन्डिंग भी नहीं कर सकता। अगर आयनिक बॉन्डिंग नहीं कर सकता तो उसमें किस प्रकार के बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, तो वो देखते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि कार्बन किस प्रकार बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए कार्बन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। कैसे इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर करेगा वो, तो देखते हैं, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारे पास कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 4। एक अदर एटम लेते हैं हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1। और अगर हम आइडियल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो क्या होता है 2 and 8, यही है। तो अब देखिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। ये इसको डोनेट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बल्कि ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। कैसे शेयर करेंगे, तो देखते हैं। ये है कार्बन, अब इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो लिखेंगे हम, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैं कुछ इस प्रकार यहाँ लिख देता हूँ, 1, 2, 3 and 4। ये पॉइंट क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को लिखते हैं। ये है हाइड्रोजन और इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे शेयर करेगा, तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा
और ये कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो देखो ये कार्बन है, इसने इस हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, जिससे इन दोनों की जो नीड है वो कंप्लीट हो चुकी है, दोनों की नीड सेटिस्फाई हो चुकी है यहाँ पर। क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कहने का 2 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 3, 4 एंड 5। अभी भी इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 3। तो ये क्या करेगा, दूसरे का हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इसी प्रकार जो अदर हाइड्रोजन एटम है वो भी अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर कर लेगा। सेम इनके साथ होगा और सेम इधर। तो देखिए क्या है ये सिचुएशन, इस कार्बन ने अपने वैलेंस शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, इन चारों को 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। और इस शेयरिंग से क्या हुआ, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानी कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। बिना किसी इलेक्ट्रॉन को लूज किए और इलेक्ट्रॉन को गेन किए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। और इसी प्रकार अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसके पास भी क्या ना, देखो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। हर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, देखो 2, 2 एंड 2। तो इस प्रकार कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों ने अपनी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर ली। कैसे, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या है ना कि इनके बीच में ये जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, इस बॉन्ड को एक नाम दिया गया है, उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है ये पॉइंट, किस प्रकार इनके अंदर बॉन्डिंग हुई है। और इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो ये कार्बन है, ये 4 हाइड्रोजन, ये इनके बीच का बॉन्ड है, ये इनके बीच का बॉन्ड, ये इधर बॉन्ड और ये इधर। तो इस प्रकार इन चारों बॉन्ड्स को हम शो कर सकते हैं। इस बॉन्ड का मतलब क्या है, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ साझा किया है, यानी कि शेयर किया है। तो इसी तरह के जो बॉन्ड है उनको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्लियर है ये पॉइंट। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, ये है कार्बन और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। एक कार्बन और लेते हैं यहां पर, जो इस कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो देखिए इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, और इस कार्बन के पास भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। और अब इन इलेक्ट्रॉन्स को भी ये कार्बन क्या करेंगे, अदर एटम्स के साथ शेयर करेंगे। किसके साथ शेयर करेंगे, वो है हाइड्रोजन। तो देखो सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो चुका है और अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। सेम ऐसे इधर होगा, ऐसे ही इधर इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया और इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ। तो देखो 1, 2 और 3, और तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉन्स थे कार्बन के सारे शेयर हो चुके हैं, 3 इन हाइड्रोजन के साथ और 1 इस कार्बन के साथ। अब इसी प्रकार इसकी बात करते हैं हम, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी को हम क्या करेंगे, शेयर कर देंगे हाइड्रोजन के साथ। तो कीजिए शेयर, जिससे क्या होगा, पेयर्स की फॉर्मेशन होगी, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स की फॉर्मेशन। जो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसको हम शेयर करते चलेंगे। अब देखो क्या कंपाउंड बन गया, ये 2 कार्बन है तो ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड हो गया, और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3, 1, 2 एंड 3। तो लिखो, और इस कार्बन के साथ 1, 2 एंड 3। तो अब आपको इससे एक बात ये तो क्लियर होगी कि जो कार्बन है उसकी जो वैलेंसी है वो 4 क्यों होती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि वैलेंसी 4 क्यों होती है, क्योंकि कार्बन के पास क्या है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यही है। और इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर सकता है, किसी अदर एटम के साथ शेयर कर सकता है, जैसे हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ क्या हुआ, इसने फर्स्ट हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, यहाँ दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, और यहाँ थर्ड हाइड्रोजन के साथ
शेयर किया। और अगर यहाँ पर कार्बन नहीं होता तो ये क्या करता, फोर्थ हाइड्रोजन के साथ भी इसको शेयर करता। तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 एटम्स के साथ शेयर हुए हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। अब हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का, H2। तो देखिए ये है फर्स्ट हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये है सेकंड हाइड्रोजन जिसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और इनमें बॉन्डिंग होगी कुछ इस प्रकार। एक एग्जांपल और लेते हैं, ऑक्सीजन O2। तो देखिए, तो पहले तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है ये बताओ, ये होगा 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 2 और 6, यही होगा। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, यही है। तो ये है आपका ऑक्सीजन, और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है ये पॉइंट। ये है सेकंड ऑक्सीजन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 और 4, ये 5 और ये 6। तो कहने का मतलब क्या है कि इस ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के साथ, और इस ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हुए हैं। और अब तक जितने भी हमने कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की उसमें क्या हो रहा था, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, हर एक बॉन्ड में सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था। लेकिन इसके केस में क्या है, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो रहे हैं। तो इसका जो बॉन्ड होगा वो कुछ अलग प्रकार का होगा। कैसे, देखो ये है ऑक्सीजन, ये है सेकंड ऑक्सीजन। अगर यहाँ पर सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो कितनी लाइन यूज की थी हमने, सिंगल लाइन। अब यहाँ पर 2 पेयर शेयर हो रहे हैं तो इसलिए हम लगाए इसको शो करेंगे डबल लाइन से। क्लियर है पॉइंट। अगर डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो उसको हम शो करेंगे डबल लाइन से, और अगर एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो उसको शो करेंगे हम सिंगल लाइन से। क्लियर है पॉइंट। ये बॉन्ड्स है अलग अलग, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, और ये है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होगा, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। इसी प्रकार एक एग्जांपल और लेते हैं, नाइट्रोजन का N2। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 7। कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 और 5। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3। तो यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। कैसे देखते हैं, ये है नाइट्रोजन और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3, ये 1 और 2। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं तो इसलिए हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स को इधर लिख दिया। और ये है सेकंड नाइट्रोजन, 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इस नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के साथ शेयर किए, और इस नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लिए। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यही है। और जब 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो उसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। यानी कि अगर सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल लाइन, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो डबल लाइन, और अगर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो ट्रिपल लाइन। और इस बॉन्ड को हम कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है ये पॉइंट। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा अब तो। यानी कि अगर सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है किसी भी बॉन्ड में तो उसको हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड। अगर डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं यानी कि 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे डबल बॉन्ड। और अगर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर शेयर हो रहे हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो ये है आपके बॉन्ड्स। तो 3 टाइप्स के बॉन्ड हमारे पास सामने आए, कौन कौन से, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। और जो स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस किए उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को हम बाय डॉट से शो करते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और अब इन दोनों कंपाउंड्स की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने खुद बनानी है। एक हिंट आपको दे देता हूँ, ये कार्बन है, इसके पास इस तरह 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं
और अगर हम इसकी बात करें तो इस प्रकार 3 कार्बन है और उन 3 कार्बन पर हाइड्रोजन इस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो ये आपका हिंट है और इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके मेरे को इसकी पिक्चर भेजोगे।